हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमने शायद प्रॉपर्टीज़ से शुरुआत करनी है और सबसे पहले आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है, डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका आंसर लिखिए। दे कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बदल तो जाती हैं और वो हमें दिखती भी हैं, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो बदलती नहीं है। एग्जाम्पल कलर, ऑर्डर, डेंसिटी एंड एक्सेट्रा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये बनता है, डिफाइन केमिकल प्रॉपर्टीज़। The measurement or observation of chemical properties require a chemical change to occur is called chemical properties। इसका मतलब ये हुआ, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें केमिकल चेंज हो और वो हमें दिखे, उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। एग्जाम्पल एसिड्स, बेसिस एंड एक्सेट्रा। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। रुक जाइए जस्ट सेकंड, मैं दूसरा पेज लगा लेता हूँ। तो मैंने दूसरा पेज लगा लिया है। यहाँ पे ऊपर वाला टॉपिक तो कुछ नहीं, उसमें बस इंग्लिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम है। तो यहाँ से मेन, तो यहाँ से शुरुआत होता है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि ऐसा ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स क्या होता है। तो ये वो होता है, मतलब चलो मान लीजिए कि आपने कभी अपने परदादा से दादा से सुना होगा कि एक कोस दूर जाना है, हमें हमें एक कोस दूर जाना है, 2 कोस दूर जाना है। आप तो समझ गए होंगे बात को। और अगर आप यही किसी दूसरे देश में जाके बोलोगे तो वो कहेंगे कोस क्या होता है। क्या पता वो किसी चीज़ में उस चीज़ को नापते हो। एग्जाम्पल ले लिए, जैसे लेंथ हो गई, उसको हमें मीटर में नापते हैं, क्या पता वो लेंथ को किलोमीटर में नापते हो। इसलिए सब देशों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपको एक नीचे ये टेबल दिख रहा होगा। ये 7 ऐसी यूनिट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम है, सबके लिए सेम है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं इस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले आती है लेंथ। लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं। ये थर्मोडायनेमिक लिखना ज़रूरी नहीं है, बस इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में नापते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में नापते हैं। ये हमारे 7 ऐसी यूनिट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में सबके लिए सेम है, आप इसको बदल नहीं सकते। तो इस पे कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना ही था। ऐसा यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक ये CGPM, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, मतलब फुल फॉर्म, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पोइटसेट मेजर्स। ये भी एक यूनिट ही है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके। हाँ, हाँ तो दूसरा पेज ये है। इसमें मत इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस वही है। इसमें मीटर की खोज किसने की थी, क्या होता है, किलोग्राम की खोज किसने की थी, ये सब लिखा हुआ है। मतलब इससे कुछ कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन दिख गया ना तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक भी क्वेश्चन नहीं आता इससे। तो हमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, मैं अभी नेक्स्ट पेज लगा लेता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट पेज लगा लिया। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रीफिक्सेस यूज इन द SI सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ऊपर के कुछ मंत्र याद करने लीजिएगा। ये जो फेमटो आपको दिख रहा होगा 10⁻⁻15, फेमटो से लेकर आपको पीटा तक, पीटा लास्ट में दिख रहा होगा, लास्ट फोर्थ में 10⁻15, यहाँ तक अगर आप याद कर लेते हो तो आपको ये पूरा हो जाएगा। बस आपको इतने ही याद करने हैं, फेमटो से पीटा तक। काफ़ी ईजी है याद करना, आप याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद आता है मास एंड वेट। तो मास क्या होता है, डिफाइन मास। नहीं, इस मतलब मास तो आप जानते ही होगे, ये सब क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, लेकिन ये आएगा डिफरेंशिएशन बिटवीन मास एंड वेट।
तो लिखिए, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बता देता हूँ। सबसे पहले मास में लिखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ सेम एवरीवेयर। अब वेट में इसका पहला पॉइंट लिखिए, वेट डिपेंड्स ऑन द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वेट इंक्रीज और डिक्रीज विद ग्रेविटी। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। मास का मैंने बोला था, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। इसका मतलब ये हो गया, जो मास होता है वो हर जगह सेम होता है, लेकिन जो वेट होता है वो हर जगह सेम नहीं होता। जैसे ही अगर हम आप मान लो कि आप अगर चांद पर जाते हो बाय चांस, तो आपका वेट वहाँ पे कम हो जाता है ग्रेविटी के कारण। यही दिक्कत है कि वेट कभी सेम नहीं होता, वो ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है ग्रेविटी के अनुसार। तो अब मास का अगला पॉइंट लिखिए, मास कैन नेवर बी ज़ीरो। अब वेट का लिखिए, वेट कैन बी ज़ीरो इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट। तो मैं समझा देता हूँ पहले, मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन वेट ज़ीरो हो जाएगा। मान लीजिए पेंसिल का वेट 10 ग्राम है, तो वो वहाँ जाके 1/6 हो जाएगी ग्रेविटी में जाके, तो वहाँ पे उसका वेट ज़ीरो हो सकता है। इसलिए वेट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन कभी मास ज़ीरो नहीं हो सकता। इसके बाद मास का थर्ड पॉइंट लिखिए, इट हैज स्केलर क्वांटिटी। और वेट का लिखिए, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने फिजिक्स के चैप्टर चैप्टर थर्ड में पढ़ लिया होगा, तो मुझे इसका समझाने का नहीं है। और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, जो मास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास कॉन्स्टेंट। और फोर्थ पॉइंट लिखिए, मैं बोल देता हूँ अभी। फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ कांस्टेंट। मास का लिखिए, इट इज़ कांस्टेंट। वेट वेट का लिखिए, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। अब मास का मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट है, तो मतलब ये हर जगह वैसे ही सेम है। इस पॉइंट का मतलब तो ऊपर वाले की तरह है, लेकिन ये लिख सकते हैं कि ये बुक में लिखा हुआ है आपकी, शायद फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है। एक बार देख लीजिए खोल के, मैंने भी शो कर रखी है, आप देख सकते हैं। और वेट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो बदल भी सकता है। अब मास का फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है, मैंने आपको बोला था याद करने के लिए। पिछला पेज पे ही लिखी हुई है कि मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। और वेट का फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। इसकी न्यूटन होती है। तो ये पूरा डिफरेंस ख़त्म होता है। मास एंड वेट का मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवा दिए, आप इनको याद कर लीजिएगा। और अब इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बन गया, डिफाइन वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस किसी जगह पे अपना अपना अपनी जगह घेर लेता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन होगी। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर। रुक, जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लिखिए, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर। और फिर इसी के नीचे लिखिए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 डेका मीटर क्यूब। अब इसके ठीक नीचे लिख लीजिए डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी, रुक जो मैं नेक्स्ट पेज लगा लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो ये है हमारा अगला पेज, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ऊपर ये डेंसिटी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से शुरुआत होता है डेंसिटी। इसमें मतलब कुछ नहीं है, बस ये जो नीचे आपको दिख रहा है डेंसिटी का फॉर्मूला, आपको ये याद करना है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लिख लीजिए, वॉल्यूम का ये हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इंटू मास। अब उसके ठीक नीचे ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी है, वो भी याद कर लीजिएगा। तो अब हम टेम्परेचर से शुरुआत करते हैं। ओके, टेम्परेचर। टेम टेम्परेचर तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये इसका होगा फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का, जो केल्विन में होता है। केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। हाँ, यही हो गया इसका फॉर्मूला। हाँ, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन आता है नेक्स्ट पेज पर। रुक जाइए, मैं लगा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
तो ये है हमारा अगला पेज। यहाँ पे आपको शुरुआत में ही दिख रहा होगा साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ गया, डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। ये वो होती है, जो मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ सिंपलर फॉर्म। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए आपने लिखा है 45 लाख। आप उसको कैसे लिख सकते हैं? 4.5 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं। हाँ, इसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब इस पेज पे तो बस यही हो गया। अब नेक्स्ट पेज खोल लेता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये है हमारा अगले पेज। इस पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो आपको डार्क में दिख रहा है ना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, डिफाइन एक्यूरेसी। इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज़ नोन एज एक्यूरेसी। मान लीजिए आपका 1.95 ग्राम आंसर आया है, लेकिन आंसर दे रखा है 1.93 ग्राम, तो ये एक्यूरेसी हो गई। और अब इसी के बाद क्वेश्चन आता है, डिफाइन प्रिसीजन। It refers to the closeness of various measurements for the same quantity। ये है मेजरमेंट्स को, मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि आपका 1.95 आया और वो 1.93 ग्राम आया। तो ये कितना, इसका कितना प्रिसीजन हो गया? तो आपका क्या हुआ? 0.092 प्रिसीजन हुआ। प्रिसीजन वही तो होता है कि उसके बीच का कितना डिफरेंस है, उसको हम प्रिसीजन कहते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, क्योंकि इस पे कुछ ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। जस्ट अ सेकंड, मैं नेक्स्ट पेज लगा लेता हूँ। और हाँ, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, मैं अभी 11वीं को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस सिलेबस के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, एक तो ये पेज, और ये मतलब जो डिलीटेड पोर्शन है ना एक क्लास 11वीं का, इस ये बस इस साल के लिए मैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है 11वीं क्लास को। अगर जिसको वो डिलीटेड पोर्शन भी चाहिए, वो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो मैं एक और अगला पेज भी दिखा देता हूँ जिससे डिलीट है, जो लगा देता हूँ उसको मैं। एक तो ये पेज पूरा डिलीट है, इससे कुछ नहीं आ रहा है क्लास 11वीं में। और अगला पेज लगाता हूँ एक मैं। हाँ, तो एक अगला पेज ये है जिससे मतलब ये पूरा डिलीट तो है, लेकिन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो डिलीट तो, लेकिन आपको पढ़नी है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें ये पूरी आ रही है, इसलिए मैं इसको पढ़ाऊँगा। अभी रुक जाओ, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि इससे कौन कौन सा डिलीट है। ये 3 पेज मैं फिर से दिखा देता हूँ जो डिलीट है। ओके, एक पेज तो ये है जो कि पूरा डिलीट है, बस ये न्यूमेरिकल सारे ऊपर के ये आप कर लेना, और ये पूरा पेज डिलीट है। अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट पेज ये है जो कि पूरा डिलीट है। अब यही 2 पेज डिलीट थे, और नेक्स्ट पेज पे ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इस चैप्टर के लिए डिलीट है, लेकिन वो अगले में आ रही है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, अब उस पर बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। वैसे आप ये बताओ, आपको पता है कि एटम एटम की खोज सबसे पहले किसने की थी? अब कुछ बोलेंगे लियोफिफस। नहीं, इन्होंने नहीं की थी, वो इंडिया के रहने वाले थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। एटम की खोज उन्होंने की थी, लेकिन उनको लगा कि मेरी खोज गलत है, तो उन्होंने इनको उस अपनी खोज को मिट्टी में गाड़ दिया। और फिर वो शायद जर्मनी में, या फिर नहीं, जर्मनी में नहीं, ग्रीक में जॉन डाल्टन ने खोज कर दी। वैसे तो इंडिया में माना जाता है कि महर्षि कन्नड़ ने एटम की खोज की थी। और ये डाल्टन की खुद की नहीं है ये, मतलब जैसे कि बॉस होता है, वो बोलता है कि मैंने काम किया है, लेकिन काम तो वर्कर्स करते हैं ज़्यादा, लेकिन नाम किसका आता है? बॉस का। उसी हिसाब से इस डाल्टन का नाम आ रहा है, जॉन डाल्टन सर का। वैसे किसी और ने इसकी खोज की थी। ओके, ये वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो मतलब ये अब मैं अगली वीडियो डाल दूँगा इसी प्लेलिस्ट में। आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी। मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पढ़ा दूंगा, और न्यूमेरिकल्स भी लगवाऊंगा आपके सारे। ओके, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी एंड हेल्प मी गाइस, फॉलो मी गाइस। और पढ़ेंगे ये चैप्टर पूरा। Thank you so much guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe the channel and do not forget to hit the bell icon, like, share and subscribe. Thank you.